औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान कस्टम के बारे में होगा और कस्टम की कोई 26-27 स्ट्रेटजीज हैं। हमारा प्रोग्राम होगा कराची में जो कस्टम हाउस है उसके बारे में, या जो कराची कस्टम हाउस की वर्किंग के बारे में। उससे पहले एक वज़ाहत कि ये जो 3 हॉकी के प्लेयर्स की जो तस्वीरें लगी हुई हैं, खुदा न खास्ता ये इनका कस्टम की उस कारगुजारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है जिस पे ये प्रोग्राम होने जा रहा है। ये तीनों अहबाब जो हैं, तीनों हीरोज़ पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। समीउल्लाह साहब लेफ़्ट आउट होते थे जिन्हें फाइटिंग आर्ट्स कहा जाता था, और हसन सरदार साहब सेंटर फॉरवर्ड और कलीमुल्लाह लेफ़्ट आउट। तो ये लोग इसलिए एक तरफ तो ये मशहूर थे, ये अपने ज़माने में जब ये कस्टम में थे तो इनके बारे में ये जो है ये शौक़ से कहा जाता था, या बल्कि ये जो है ये एग्जाम्पलरी मॉडल वहाँ भी होते थे। ये लोग रिश्वत नहीं लेते थे। ये प्रिवेंटिव के शोबे में जो कराची में हमारी पोर्ट है, ये PNC बिल्डिंग के सामने आगे जाएँ, घास बंदर ईस्ट वाफ पे ये लोग होते थे, और चूँकि वहाँ हमारे अजीज़ बहुत सारे काम करते थे तो बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी इनकी। तो इनकी हकीकी सर्विसेज एज़ वेल एज़ सर्विसेज पाकिस्तान कस्टम जो है वो एक एक्नॉलेजमेंट है, उनका फ़ोटो लगा लिया। बाकी इसका जो है इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आइए अब देखते हैं कि कस्टम हाउस में कैसे काम होता है। कस्टम हाउस में जो बेसिक जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो एग्जामिनेशन होती है, या उसके जो प्रिवेंटिव के जो काम है अप्रेजल के वो होते हैं। तो जो सबसे जूनियर फंक्शनरीज़ होते हैं वो तो उनके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं, और वो भी मिड 80s में या ज़िया-उल हक साहब के दौर में हमारे एक जानने वाले थे। वो एक कस्टम के सिक्योरिटी गार्ड थे कस्टम हाउस कासम पोर्ट पे। तो उनके पास 84 की बात है, 83-4 की, तो उनके पास गाड़ी के वो उसके गाड़ी में ड्राइवर थे। वो बंदा सिक्योरिटी गार्ड था कस्टम का, और उसका एक बहुत ही अच्छा अपना फ्लैट और भी एक शायद नौक और एक जो है ड्राइवर 82 की कोरोला गाड़ी। तो वो लेके जाते थे केमाड़ी से गाड़ी, और बाहर कहीं दूर खड़ी और करके ड्राइवर उनका इंतज़ार करता था, फिर वो शाम को उसको लेके आते थे। तो इस तरह का ये इदारा उस ज़माने में भी था। इसमें होता ये है कि जो उसके बाद एग्ज़ामिनर है, जो प्रैक्टिकल काम करने वाले हैं, जो गुड्स की या चीज़ों की एग्ज़ामिनेशन करता है, एक एग्ज़ामिनर होता है। उसके बाद एक अप्रेजर होता है, फिर असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर। ये सारी जो यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे ओवर इन्वाइसिंग और अंडर इन्वाइसिंग होती है। दोनों तरह से पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला है वो बाहर के मुल्कों में रह जाता है। करप्शन का एक ये जो सिलसिला है, ये कस्टम के बगैर जो है वो कस्टम की एयानत के बगैर, उनकी मदद के बगैर नहीं हो सकता। दूसरा जो वहाँ पे है वो सबसे ज़्यादा जो मुल्कों को नुकसान होता है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है। इंपोर्ट ड्यूटी मिसाल के तौर पे आपने कंटेनर मंगवाया किसी ने एक नए कपड़ों का, उस पर 50% ड्यूटी है, तो वो उसको जो है कटे फटे और 2 नंबर के ये जो लंडे के कपड़े शो करके 1-2% पे उसको क्लियर कर देते हैं। लाइकवाइज आपने अगर कोई अच्छी चीज़ है, स्पेयर पार्ट्स मंगवाए, किसी ने मंगवाए, और उसको जो है जो अप्रेज़र है उसने जब अप्रेजिंग की तो देखा, तो उसने कहा नहीं ये स्पेयर पार्ट है। उनकी जब आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो कहते हैं नहीं ये जो है ये स्क्रैप है। तो थोड़ी सी आधा परसेंट 1% ड्यूटी पे जो है वो क्लियरिंग हो जाती है। तो ये होती कैसे एक्चुअली होता तो ये है, ये सारी चीज़ों का ये होता कैसे है, होता ये है कि वहाँ पे नेटवर्किंग है। और ये जितने मैंने आपको अप टू कलेक्टर एग्जामिनर से लेके कलेक्टर तक जो बताया, ये सारे लोग जो हैं ये एक तरफ है। वहाँ एक और शख्सियत होती हैं बेशुमार हैं, उनको कहते हैं लप्पू। ये एक वहाँ का सबसे ताकतवर जो लप्पूज होते हैं वो सबसे ताकतवर लोग होते हैं। ये कौन लोग होते हैं? कस्टम के एम्प्लॉई होते हैं? नहीं, ये जो वहाँ के क्लियरिंग एजेंट्स हैं उनके एम्प्लॉई होते हैं? नहीं, ये थर्ड पार्टी के लोग होते हैं जो कि हायर किया होता है, जिनको कस्टम के ऑफिसर्स ने, जो जितना बड़ा ऑफिसर होगा, जिसके पास जितनी बड़ी जो है वो गवर्नमेंट को, जो हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, उसके पास उतना ही बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक लप्पू होगा, एक से ज़्यादा लप्पू भी हो सकते हैं।
तो सिस्टम ये है कि अब चूँकि कंप्यूटराइजेशन है, जब एग्ज़ामिनर जब करता है, मिसाल के तौर पे उसने किसी स्पेयर पार्ट्स हैं उनको उसने डिक्लेयर किया एग्ज़ामिनेशन में कि ठीक है जी, आपकी जो ये है, ये इस 10 कंटेनर हैं, इनमें स्पेयर पार्ट नहीं बल्कि ये स्क्रैप है। उसको उसकी डील लप्पू करता है कि उसने कितने पैसे लेने हैं। फिर वो सिस्टम के तहत आगे जो है वो अप्रेज़र के पास, वो उससे बड़ा ऑफिसर होता है, अप्रेज़र के पास चली जाती है। तो अप्रेज़र जो है फिर उसको पता होता है कि इसमें क्या चीज़ है, तो ये डील फिर वो उनसे कराता है। तो ये पैसे जो है कस्टम वाले खुद नहीं लेते हैं, बल्कि ना अपने ये जो अपने या तो एहलकार सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह से, लेकिन ज़्यादातर ये जो लप्पू है बड़ी डीलें ये कराते हैं। तो लप्पू फिर जो है वो डील कराता है, जनाब के नीचे आपने इतने पैसे दिए और ऊपर इतने दिए। अच्छा, ये जो एग्ज़ामिनर है जाती तो कस्टम शायद जो है वो वैसे तो सिस्टम के ज़रिए जाता है, उसका वो जो केस है, लेकिन वो बता देते हैं उनको, उनका एक सिस्टम है कि फ़लाँ बंदे के पास है, वो कितने पैसे लेता है, उसका रेट क्या है। तो इस तरीके से वो ड्यूटी की माद में जो है रोज़ाना करोड़ों नहीं अरबों रुपए के जो है वो नुकसानात वहाँ पे पहुँचाते हैं गवर्नमेंट के ख़जाने को। अच्छा, उसमें फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि इसको गवर्नमेंट जो है उनके पास क्या वो कैसे कर सकते हैं, अप्रेज़र या एग्ज़ामिनर कैसे कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो इसका जवाब ये है कि डॉक्यूमेंट होता है, और उस डॉक्यूमेंट हर जो कंसाइनमेंट है, जो कंसाइनर वहाँ से भेजता है, जो एक्सपोर्ट करता है, उसके अंदर उसने डॉक्यूमेंट रखे होते हैं, उसको कहते हैं इनवाइस। इनवाइस में गुड्स की पूरी डिस्क्रिप्शन होती है। इनवाइस में जो है उसको अगर खोल के देखें तो उसके ऊपर जो है दुनिया के जो अच्छे मुल्क हैं उनमें तो ऐसे है कि इनवाइस इनवाइस के साथ एलसी और एलसी के साथ बिल ऑफ लीडिंग, ये तीनों चीज़ें हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो इनवाइस होती है। और उसको जैसे ही खुलती है कंसाइनमेंट, उसके फाड़ने का, जो निकाल के फाड़ता है गार्ड या एहलकार जो भी होता है कस्टम का, 5,000 रुपये सिर्फ उसको फाड़ के फेंकने के। और कोई बंदा कोई इसके ऊपर चेक नहीं है कि मजबूर कर सके एग्ज़ामिनर को और अप्रेज़र को कि वो जो ड्यूटी लगाएं, वो उस कंसाइनमेंट से जो बरामद होते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो एयर या शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से वो उनके ऊपर ड्यूटी लगाएं। अगर ये सिलसिला हो, सिर्फ इतना इम्प्लीमेंटेशन हो जाए कस्टम में कि उसकी एक तो कोई काउंटर चेक नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, अगर उसके ऊपर कोई ऐसा इदारा हो जो इसकी चेकिंग करे और ये देखे कि ये चीज़ आई क्या है और इन्होंने किस पे पास की, टोटली जो है वो ब्लेंड फोल्डेड सिस्टम है कस्टम का। और जहाँ पे जो कोई पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ट्रेजरी है, वहाँ से सबसे ज़्यादा जो है कस्टम हाउस कराची से जो है वो इनकम आती है। और इसकी की जो 100 बिलियन का इजाफा हो सकता है अगर इस ये जो माफिया है इसका, अगर जिसका कोई तोड़ किया जाए और इसको इस तरीके से ये मजबूर किया जाए या ऐसे इंश्योर किया जाए कि जो शिपिंग और एयरवेज डॉक्यूमेंट, जो एयर बिल सारी शिपिंग जो इनवाइस और जो आपकी एलसी है, उसको देखते हुए जो है उसके ऊपर वो जो कस्टम टैरिफ है उसके हिसाब से वो अगर लगाएं तो ये जो करप्शन है ये ख़त्म हो सकती है और मुल्क और कौम को बिलियन ऑफ रुपीज़ का फ़ायदा हो सकता है। तो इस सिलसिले में थोड़ा मेरे जो वहाँ कस्टम के दोस्त हैं उनको शायद हैरानगी होगी कि मुझे कैसे पता, मैं 22 साल कराची में रहा हूँ, कोस्टल एरिया में ज़्यादातर रहा हूँ। और ये जो आपकी कस्टम हाउस की ब्रांच है नेशनल बैंक की, तो इसकी अगर मैनेजर्स की लिस्ट देखें उसमें एक मोहम्मद मालक गिल जब से उनका नाम था, ये चौधरी परवेज़ इलाही के दोस्त थे, वो हमारे भी उस्तादों में से। तो उस ज़माने से मेरा आना जाना था और मुझे कस्टम के तमाम जो वर्किंग है उसका भी पता है और लोग भी वहाँ पे हैं उनके हिसाब से भी जो है वो उनका भी हिसाब किताब जो होता है लेना देना। तो इस बारे में अगर किसी को कोई शुबा हो या कोई इस बारे में आपने कोई कमेंट्स देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। आज इतना ही। अल्लाह हाफिज़।